और LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कल पंचायती राज दिवस कार्यक्रम के हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वहां से वो पंचायतों को संबोधित करेंगे। क्या है पूरी खबर, न्यूज नाइट में हम दिखाएंगे आपको। विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निजी समाचार चैनलों के लिए जारी करनी पड़ी है आज एडवाइजरी। इसके अलावा भी होंगी न्यूज नाइट में देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। पीएम 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मुंबई भी जाएंगे, जहां उन्हें राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान के लिए प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने निजी चैनलों को चेतावनी जारी कर निंदनीय सुर्खियों से बचने की दी सलाह। टीवी डिबेट में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल, मनगढ़ंत दावे करने वाले पत्रकारों के खिलाफ अपनाया गंभीर रुख। यूक्रेन रूस संघर्ष और विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी दिल्ली की घटनाओं का दिया गया है हवाला। टीवी समाचार सामग्री और बहस कार्यक्रम में संहिता का पाया गया उल्लंघन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर साधा निशाना। कहा, सीमा पार से देश को निशाना बनाने वाले आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने से कभी नहीं हिचकिचाएंगे। सरकार आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए कर रही है काम। असम के गुवाहाटी में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल रहे राज्य के सैनिकों और उनके परिवारजनों को किया सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, इतिहास में बाबू कुंवर सिंह के साथ किया गया अन्याय। उनकी वीरता और योग्यता के अनुरूप इतिहासकारों ने इतिहास में नहीं दिया उनको स्थान। केंद्रीय गृह मंत्री सासाराम में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। देश में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया आश्वस्त। कहा, स्टॉक 1 महीने तक चलेगा और रिकॉर्ड उत्पादन के साथ दैनिक आधार पर उपलब्धता के अनुसार हो रही है आपूर्ति। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के प्रयास किए और तेज अगले सप्ताह पुतिन और जेलेंस्की से मिलने के लिए मॉस्को और कीव की करेंगे यात्रा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री के साथ वॉशिंगटन में की वार्ता। यूक्रेन के लिए सैन्य और आर्थिक सहायता जारी रखने का किया वायदा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, मारियोपोल सामान्य स्थिति में लौट आया। और बेंगलुरु में कल से होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आगाज। 200 विश्वविद्यालयों के करीब 4,000 एथलीट 20 खेल प्रतिस्पर्धाओं में लेंगे हिस्सा। डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा प्रसारण। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए देश के पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ी भूमिका निभा रही है। ग्रामीण स्तर तक लोकतंत्र को और ज्यादा कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए, इसको लेकर कल होने वाले पंचायती राज कार्यक्रम में पीएम मोदी देश की पंचायतों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कल जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं की सौगात भी राज्य को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू एवं कश्मीर का दौरा करेंगे और देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। वो सांबा जिले की पल्ली पंचायत का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पंचायती व्यवस्था को बल मिलेगा, जो केंद्र सरकार के प्रयासों से गठित हुई है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 20,000 करोड़ रुपए लागत वाली विकास की विभिन्न पहल का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अमृत सरोवर पहल का भी शुभारंभ करेंगे। पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी का जो यहाँ आगमन है, हमने ये प्रयास किया है कि इस अवसर को हम इस्तेमाल करें वो आधुनिक टेक्नोलॉजी नवाचार दर्शाने के लिए जो कृषि जगत के लिए महत्वपूर्ण है, जो ग्रामीण रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये
कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र को डेडिकेटेड है। और जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे ही विभाग ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मात्र 18 दिन के रिकॉर्ड समय में दिन रात एक करके उन्होंने एक 500 किलोवाट का यहाँ सोलर प्लांट स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 348 ग्रामीण घरों को सोलर एनर्जी प्रोवाइड होगी। प्रधानमंत्री 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन करेंगे। 8.45 किलोमीटर लंबी यह सुरंग सड़क मार्ग से बनिहाल और काजीगुंड के बीच की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी और यात्रा में लगने वाले समय में लगभग 1.5 घंटे की कमी ला देगी। इस सुरंग में रखरखाव और आपातकालीन निकासी के उद्देश्य से दोहरे ट्यूबों को हर 500 मीटर की दूरी पर एक क्रॉस मार्ग के जरिए आपस में जोड़ा जा रहा है। ये सुरंग जम्मू और कश्मीर के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित करने तथा दोनों क्षेत्रों को करीब लाने में मदद करेगी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान किस तरीके से जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदली है, यहाँ की ग्रामीण जो इलाके हैं उनको किस तरीके से तकनीक से जोड़ा गया है, किसानों की उन्नति के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, उसका एक प्रदर्शनी के माध्यम से अवलोकन भी करेंगे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू की जनता को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 7500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेज की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री रतले और क्वार पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर लगभग 5300 करोड़ रुपए की लागत से 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जाएगा। 540 मेगावाट की क्वार पनबिजली परियोजना का निर्माण भी किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर 4500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर में जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क का और आगे विस्तार करने तथा सस्ती कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 100 केंद्रों को कामकाज के लिए तैयार किया गया है और इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड सौंपेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार पाने वाली पंचायतों को पुरस्कार राशि भी हस्तांतरित करेंगे। जम्मू एवं कश्मीर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का शुभारंभ भी करेंगे। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। ये आजादी का अमृत महोत्सव के प्रति सरकार का एक और सम्मान है। जितने भी कार्य होते हैं 80% लोकल के लोगों को ही काम करने को मौका मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मिलते हैं और जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो 12% फ्री पावर मिलता है स्टेट को और 1% हमको उससे लोकल एरिया के लिए फंड मिलता है जनरेशन होने के बाद। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, एरिया का बहुत विकास होता है। इतने लोग जब कार्य करते हैं पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाती है। आज अगर सरकार का साथ नहीं मिलता तो मैं एक छोटे से गांव से उठ करके आज यहाँ तक नहीं आ पाता। आज मैं छोटे से गांव से उठ करके आज जो हमारा सब्जी कोठी का प्रोडक्ट है वह WWF इंडिया ने अडॉप्ट किया, ICICI फाउंडेशन ने अडॉप्ट किया, केयर इंडिया ने अडॉप्ट किया और हमारे पास 1000 से ज़्यादा प्री ऑर्डर्स हैं। हम सरकार के स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी का बहुत ही सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित किया गया यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष सिर्फ एक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान के लिए दिया जाएगा। ब्यूरो इनपुट के साथ रमा त्यागी और अनुज यादव की रिपोर्ट टीटी न्यूज। और इस वक्त की एक खबर से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के आवास पर आज रंगोली बिहू के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये देखते हैं कार्यक्रम के कुछ दृश्य। लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें, सम्मान करें। We would now like to present ভাদৈ ভদিয়া কাই মামৰা মুখন কাই মামৰা মুখন কাই কিনো নহব ৰে
পুখুৰীত সোণৰ নাও এখনি পাৰ ভাঙিও যায় গ'ল গছকত মাৰি যাওঁ বন ঐ ধুলে বাই ধুলিয়াই ঐ পেপা বাই পেপুৱাই ঐ ধুলে বাই ধুলিয়াই পেপা বাই পেপুৱাই আমি সমনীয়াই ধেমালি কৰিছোঁ বহাগৰ বিহুটি পাই तो ये तस्वीरें आपने देखी रंगोली बिहू की। एक कार्यक्रम जो आयोजित हुआ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के दिल्ली स्थित आवास पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और इस कार्यक्रम की तस्वीरों से पहले हमने खबर दिखाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। पंचायती राज जो दिवस के मौके पर वो पंचायतों को संबोधित करेंगे जम्मू से और वहाँ की पंचायत का वो दौरा भी करेंगे। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी सांभापल्ली जम्मू से रमा त्यागी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। रमा, समझना यही चाहेंगे कि किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा, क्योंकि पंचायती राज दिवस के लिहाज से अगर बात की जाए दशकों बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत तो स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत करने का काम मौजूदा केंद्र सरकार मोदी सरकार ने किया और उसके बाद में उस आयोजन के लिए वहां जाना, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश। बिल्कुल आरेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, एक बहुत बड़ा संदेश है। जिस तरह से आजादी के इतने सालों तक जम्मू कश्मीर विकास से वंचित रहा था, वहां पर जो ग्राम पंचायत था वहां उसका स्तर उस वक्त बिल्कुल भी वहां पर काम नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को वहां पर मजबूत किया है और गांव-गांव तक अब जो है विकास योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है और लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए, क्या होती है, ये लोगों के समझ में अब आ रहा है कि उनके अधिकार क्या हैं, किस तरह से उनके अधिकारों को जमीन पर लाया जा सकता है, किस तरह से उन्हें अवेयर किया जा सकता है। और इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है 370 के बाद पहला दौरा प्रधानमंत्री का और पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर को उसका केंद्र बनाना और जम्मू कश्मीर से पूरे देश की पंचायतों का संबोधन। अपने आप में देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो विकास हुआ है, जो एक नई बयार यहाँ पर आई है, उसको अवगत कराना पूरे देश की पंचायतों के साथ और किस तरह से जो जमीनी स्तर पर योजनाओं को लाया जा सकता है, जिस तरह से फायदा पहुंचाया जा सकता है आम लोगों को, उसकी एक बहुत बड़ी परिभाषा अपने आप में गढ़ता हुआ ये नया लोकतंत्र, नया जम्मू कश्मीर। और विभिन्न तरह के यहाँ पर कई तरह की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे, उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह का बदलाव आया है, जम्मू कश्मीर किस तरह से बदल रहा है, जम्मू कश्मीर में जमीनी लोकतंत्र किस तरह से और मजबूत हो रहा है और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को गांव-गांव तक, दूर दराज के एरिया में, पहाड़ी इलाकों में, हर जगह किस तरह से फायदा पहुंच रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये दिखाता है प्रधानमंत्री का दौरा। आर्यन रमा, और महत्वपूर्ण चीज ये भी कि प्रधानमंत्री कल कई विकास सौगातों या कहा जाए हजारों करोड़ रुपए की जो विकास सौगातें हैं वो भी राज्य को देंगे। निश्चित तौर से विकास के एक आधार को तैयार करने के लिहाज से एक बड़ा दिन कल होने वाला है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, एक तरह से इसे ऐतिहासिक दिन कहा जाएगा। सबसे बड़ी बात तो जम्मू कश्मीर को पंचायती राज दिवस के अवसर पर एक केंद्र के रूप में चुनना और दिखाना कि जो प्रदेश, जो इलाका आजादी के इतने साल बाद भी विकास तक वंचित रहा, किस तरह से उसमें सही ढंग से जब आजाद लोकतंत्र की परिभाषा को लागू किया गया, जो विभिन्न परियोजनाएं थी उनको लागू किया गया, तो वो विकास के दौड़ में कितना आगे निकल रहा है, कितना उसमें पेस आया है, किस तरह से उसे विकास से जो वंचित रखा गया था उसकी एक जो लगातार विवेचना होती रहती है कि उसकी क्या वजह थी,
किस तरह से यहाँ पर कुछ लोगों का जो कब्जा था उसको खत्म करके सही लोकतंत्र, जो लोगों का लोकतंत्र है, वो यहाँ पर लाया गया। ये दिखाना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इसी को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा हो जाता है। आप देखिए तमाम तरह की जो परियोजनाएं हैं, चाहे जल परियोजना हो, चाहे सड़कों के विकास का काम हो, चाहे जो आम लोगों तक जो विकास योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने की बात हो, चाहे उनको अधिकारों के अवेयरनेस की बात हो, डिजिटाइज जम्मू कश्मीर की बात हो। यहाँ पर मैं आर्येंद्र बताना चाहूंगी, यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है जहाँ पर 70 स्टॉल लगाए गए हैं। एक स्टॉल यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी है, जिसमें किस तरह से जम्मू कश्मीर भी डिजिटल इंडिया में डिजिटाइज जम्मू कश्मीर आया है, किस तरह से अब वहां के लोग भी पूरी तरह से ये जो कदम है इनका बिल्कुल कदम ताल करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे इसकी पारदर्शिता आई है और इस पारदर्शिता से करप्शन का कितना अंत हुआ है और वही करप्शन जो बाधक था यहाँ के विकास में उसको किस तरह से हटाया गया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का एक कटआउट भी वहां पर लगाया गया है जहां पर जो लोग हैं वहां पर सेल्फी ले सकते हैं आकर। और बेहद महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये भी बताऊंगी, ये जो पाली गांव है जहां पर ये आयोजन किया गया है, ये पंचायत पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो चुकी है, सौर ऊर्जा का पूरा, और इसी तर्ज पर और भी पंचायतों में आगे काम किया जाना है। तो अपने आप में देख सकते हैं कि विकास के पेस को तेज करना, विकास को जन जन तक पहुंचाना और किस तरह से ये हो सकता है एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से, इसको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का कहा जा सकता है। आर्यन बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात रमा आपने भी कही कि दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है कि आपको बदलाव लाने का एक मन में भाव होना चाहिए, तब आप बदलाव ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया रमा हमारे साथ फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, और आपके माध्यम से कल हम तमाम तस्वीरें भी इस महत्वपूर्ण दौरे की, प्रधानमंत्री के दौरे की दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार बहुत जल्द वापस आएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। फैंटास्टिक। Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, अर्जुन बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा
और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। Fantastic. Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। और ब्रेक के बाद अब बात सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी की। मंत्रालय ने निजी समाचार चैनल्स को गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग और डिबेट करने के लिए बेहद सख्त चेतावनी जारी की है। क्या है पूरी एडवाइजरी, आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस वीडियो वॉल के माध्यम से क्या तमाम बातें कही गई हैं इस पूरी एडवाइजरी में। साफ तौर पर कहा गया किसी भी संवेदनशील विषय पर जिम्मेदारी से कवरेज की सलाह साफ तौर पे दी गई है, क्योंकि इस प्रकार की रिपोर्टिंग हो या फिर उस मसले पे डिबेट हो, इस पर सख्त सलाह साफ तौर पे दी गई है। चैनल्स को झूठे दावे से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस प्रकार की आप बात ना रखें, क्योंकि देश दुनिया आपको देखती है। आप ऐसे मनगढ़ंत बातों से बचने की कोशिश करें। यूक्रेन रूस संघर्ष और दिल्ली हिंसा की घटनाओं का दिया गया है हवाला। इस एडवाइजरी में साफ तौर से कहा गया कि हाल की इन दो घटनाओं का खास तौर से जिक्र किया गया है। निंदनीय सुर्खियों के इस्तेमाल से बचने की भी सलाह मंत्रालय के माध्यम से तमाम निजी चैनल्स को दी गई है कि आखिर आप इस प्रकार की चीजों से बचें जहां पे इस प्रकार की बात कही गई हो जो अपने आप में निंदनीय सुर्खियां एक तरीके से कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती हो। कई चैनलों ने अप्रामाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज घटनाओं का किया है कवरेज, और इस प्रकार के कवरेज से बचने की जरूरत है। जो चीजें प्रामाणिक नहीं है, जो आइडेंटिफाइड नहीं है, जिनके बारे में इस प्रकार के तथ्य नहीं है, प्रूफ नहीं, ऐसी चीजों को दिखाना महज टीआरपी की रेस में बने रहने के लिए इस प्रकार की चीजों से बचने की जरूरत है। कई चैनलों पर अस्वीकार्य भाषा, टिप्पणियों का किया गया है इस्तेमाल, जो अपने आप में किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहतर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती। कई चैनलों पर अस्वीकार्य भाषा के साथ साथ ऐसी टिप्पणियां की गई जिसकी स्वीकारता नहीं हो सकती। कई टीवी डिबेट में दिखी है सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की सामग्री, या तो वो चैनल ने दिखाया या उनके जो डिबेट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे उनकी जो भाषा थी, जो उनके शब्दावली थी, वो इस प्रकार की थी जो सामाजिक समरसता के खिलाफ जाती है। ऐसी चीजों से बचने की सलाह मंत्रालय के माध्यम से दी गई है। डिबेट में गैर शालीन, अश्लील, अपमानजनक, सांप्रदायिक और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इससे पूरी तरीके से बचने की जरूरत साफ तौर पर इस एडवाइजरी में दी गई है। इस प्रकार की चीजों से बचा जाना चाहिए। इसके अलावा साथ साथ अगर बात की जाए केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 खासतौर से धारा 20 का पालन करने की सलाह इसमें दी गई है, क्योंकि इसके माध्यम से तमाम चीजों को रेखांकित किया गया है केबल टेलीविजन अधिनियम 1995 में कि आखिर किस तरीके से आपको चीजों को प्रसारित करना है और किन चीजों से बचने की आपको जरूरत है। साथ ही साथ अधिनियम में निर्धारित कार्यक्रम का संहिता का जिक्र किया गया कि आपको जिस प्रकार के कार्यक्रम दिखाने हैं उसका कोड क्या होगा, किस प्रकार की चीजें आप रख सकते हैं, क्या प्रकार की चीजों को आप कंक्लूड कर सकते हैं किस तरह से, लेकिन किस चीजों से बचने की जरूरत है उसका जिक्र साफ तौर से, और इस प्रकार का जो संहिता है, कोड है, उसमें का उल्लंघन साफ तौर पर हाल फिलहाल देखने को मिला है। कई चैनल्स पे कई मुद्दों पर कवरेज और डिबेट में हुआ स्थापित संहिता का उल्लंघन, जो तय नियम है उनका उल्लंघन कई प्रकार के डिबेट्स में और खासतौर से कवरेज में दिखाई पड़ा है। यह अपने आप में एक बड़ी चीज है। जो कवरेज होती है उसके लिए खासतौर पे बात की गई है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है तमाम दर्शकों पर। उस प्रकार की सामग्री से बचने की जरूरत है जिसकी वजह से गलत मनोवैज्ञानिक असर पड़ता हो दर्शकों के ऊपर। साथ ही साथ सांप्रदायिक वैमनस्य को भड़काने वाली कवरेज से बचने की भी सलाह मंत्रालय के माध्यम से साफ तौर पर दी गई है कि आप सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए कोशिश करें, ना कि उसको बिगाड़ने की कोशिश करें। साथ ही साथ सामाजिक वैमनस्य को भड़काने वाली कवरेज से बचने की सलाह साफ तौर पे दी गई है कि आप इस प्रकार का कंटेंट ना दिखाएं, ऐसी चर्चा ना करें जिसको लेकर स्थिति हो। जो दो बातें खासतौर से, एक रूस यूक्रेन और दिल्ली में हुई हाल की हिंसा को लेकर जिसका हवाला दिया गया है, तो रूस और यूक्रेन के संघर्ष को लेकर जो बातें कही गई है वो क्या है। रिपोर्टिंग में कई चैनल्स निंदनीय सुर्खियां बना रहे हैं। खासतौर से इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो मित्र देश होते हैं जो भारत देश के, उनके प्रति आप क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या डिबेट कर रहे हैं, क्या वो तथ्यात्मक चीजें हैं, क्या वो उस प्रकार की परिपाटी के अनुकूल है जिस प्रकार की विदेश नीति के तहत चीजों की जरूरत होती है। इस प्रकार की सामग्री की अगर अवहेलना की जा रही है तो आपको उससे बचने की जरूरत है। पत्रकार कर रहे हैं निराधार और मनगढ़ंत दावे क्योंकि वहां लोग पहुंच गए और कुछ भी कह रहे हैं क्योंकि उन्हें टीआरपी चाहिए, तो क्या इस प्रकार की चीजों की स्वीकार्यता हो सकती है किसी भी टेलीविजन चैनल या डिबेट में? नहीं। इसलिए एडवाइजरी जारी की गई। दर्शकों को उकसाने के लिए अतिशयोक्ति का हो रहा है इस्तेमाल, क्योंकि इस प्रकार की बातें कही जा रही है कि अब बस कुछ ही देर में एक परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, इस प्रकार तक की बातें की जा रही है। तो इस प्रकार की चीजों को सनसनीखेज बनाने से बचने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। दर्शकों को उकसाने के लिए अतिशयोक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, किसी चीजों को महिमा मंडित किया जा रहा है, इससे बचने की जरूरत है। तो यह अपने आप में रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर बात थी। और अगर हम बात करें हाल फिलहाल में जो दिल्ली में जो एक हिंसक
हिंसक घटना हुई उसके कवरेज को लेकर भी मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा कि उसमें भी तमाम प्रकार का जो संहिता है उसका उल्लंघन देखने को मिला है। कुछ चैनलों ने भड़काऊ सुर्खियों का प्रसारण किया है जिससे कि बचा जाना चाहिए था। समाज में सौहार्द बनाए रखने का ध्यान रखने की जो बात है उसका पालन होना चाहिए। तो कुछ चैनल्स ने हिंसा के वीडियो वाले समाचार प्रसारित किए, जो वीडियो जिनके माध्यम से हिंसा भड़की, इस प्रकार के वीडियोस को लगातार प्रसारित किया गया। इस प्रकार के कंटेंट को ना दिखाने के लेकर लगातार एडवाइजरी पहले भी दी जाती रही, एक बार फिर से इस बात को कहा गया। समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा भड़कने की संभावना थी। जिस प्रकार का कवरेज किया गया उससे ऐसा हो सकता था कि समुदायों में और ज्यादा वैमनस्य की स्थिति पैदा हो, उनके मन में इस प्रकार का दुर्भाव आ सकता है एक दूसरे के प्रति, उससे बचने की जरूरत थी। समाज की शांति और कानून व्यवस्था पर पड़ सकता है बुरा असर अगर इस प्रकार का कंटेंट दिखाया जाएगा, जो कि दिल्ली की घटना को लेकर साफ तौर पर देखने को मिला था। साथ ही साथ कई चैनल्स ने कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देकर सुर्खियां बटोरी, क्योंकि जो एजेंसीज थी वो जो कार्रवाई कर रही थी वो उसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से भी उन्हें तो सुर्खियां मिली, लेकिन उसकी वजह से समाज पे क्या असर पड़ा इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसने साफ तौर पे कहा कि इस प्रकार से चीजों से बचने की जरूरत है। वहीं इसी मुद्दे पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि निजी चैनलों के ने मित्र देशों के बारे में आधी अधूरी जानकारी प्रसारित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसके लिए नोटिस भी दिया गया है और भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो इसके लिए भी कहा गया है। अलग अलग चैनल्स पे जो दिखाया जा रहा था वो मित्र देशों से लेकर बाकियों के बारे में भी आधी अधूरी जानकारी, और जिस तरह से वो खबरें दिखाई जा रही थी उसके ऊपर मंत्रालय ने उनको ये नोटिस भी दिया है और भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो उसके लिए भी कहा गया है। तो इस एडवाइजरी को लेकर हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है। यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। फैंटास्टिक। Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, अर्जुन बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पैर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है। यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। फैंटास्टिक। Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से न्यूज नाइट में स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से निजी समाचार चैनल्स को जारी की गई एडवाइजरी को लेकर कि आखिर कैसे उन्हें तमाम संहिता का पालन करना है। इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष। भड़काऊ कवरेज पर सरकार की चैनल्स को चेतावनी। भड़काऊ कवरेज पर सरकार की चैनल्स को चेतावनी, आखिर इससे बचने की जरूरत है। इस विषय पर बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं। डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जी, जो कि पूर्व चेयरमैन है प्रसार भारती के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। दूसरे खास मेहमान प्रफुल्ल केतकर जी, संपादक, ऑर्गेनाइजर और वरिष्ठ पत्रकार। प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल यही कि आखिर हिंदुस्तान के लिहाज से बात की जाए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और एक चौथे स्तंभ के तौर पर
हम पत्रकारिता को देखते हैं और वहां पर ऐसी स्थिति आती है कि मंत्रालय को एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है। ये किस स्थिति में खुद को हम एक तरीके से खड़ा पा रहे हैं? नहीं, ये एडवाइजरी तो ठीक समय पे आया है, लेकिन बात ये है कि भारत जैसे विविधता भरा हुआ देश और कोई देश इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ का मीडिया जो है अन्य देशों से, देश की मीडिया से 10 गुना ज्यादा जिम्मेदारी से काम लेना पड़ेगा। और मैं जो देख रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते जो हो रहा है इस देश में, ये बहुत खतरनाक है। ये कौमी एकता को हम टू प्रमोट इट, कई साल मीडिया उस पर काम करते आ रहा है, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं ये पूरा उल्टा हो गया और ये हमारे देश की एकता अखंडता के लिए बहुत खतरनाक विषय है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं जी, ये जो एडवाइजरी में जो जो चीज बताया है ये हमारा संविधान में है। आर्टिकल 19(2) जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाला है ना हमारा संविधान हमारे ऊपर, सबके ऊपर, वो है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। इसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमारा काम में। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सब बातें, मतलब ये संविधान में ही ये उस समय बताया गया कि जब आप फ्रीडम ऑफ प्रेस आप बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बात करते हैं, इसमें ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जरूर होगा। दूसरी बात, इंडियन पीनल कोड देखिए, 153A promoting enmity among groups, 295A deliberate malicious intent outrage feelings of communities। ये सब कितने सालों से ये हमारा कानून है इस देश में, और हम सब मीडिया स्कूल में ये पहले पार्ट ये होता है कि ये सब समझो और काम में ये सब याद रखने का चीज है। अब जो हो रहा है इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। और ये एडवाइजरी जरूर मंत्रालय ने देना था और दिया है, और हर चैनल इसको पालन करना ही है। जी बिल्कुल प्रफुल्ल जी। दूसरी बात, ये रेगुलेशन हम बात करते हैं ना, मीडिया रेगुलेशन जी, जब भी हम मीडिया रेगुलेशन की बात करते हैं हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। मतलब मुझे लग रहा है अब सेल्फ रेगुलेशन को खत्म हो गया है। उससे एक कदम आगे कहीं बात जाती हुई सर दिखाई पड़ रही है। आप ये महत्वपूर्ण आप ये कमेंट कर रहे हैं सर, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रफुल्ल जी, आपको लगता है कि स्थिति वहां पे आ गई है जहां पे शायद और ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है, खासतौर से तब जबकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मसला हो, देश को इस प्रकार की स्थितियों से बचने की जरूरत है? जी आर्यन, अभी सूर्य प्रकाश जी जैसे बता रहे थे कि जब हमारी संविधान सभा बैठी हुई थी, संविधान बन रहा था, उसके तुरंत बाद फर्स्ट अमेंडमेंट में ही ये बात जोड़ी गई थी कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर, और उसमें मीडिया फ्रीडम भी आ गया। और उसी के आधार पर 1955 में ये प्रोग्राम कोड भी बना। प्रोग्राम कोड में भी वही बातें दोहराई गई। बाद में जैसे जैसे अमेंडमेंट हुआ, केबल का जमाना आया, नेटवर्क का जमाना आया, प्राइवेट चैनल्स आए, तो उन पर ये बात लागू करने के लिए उसमें आवश्यक बदलाव भी किए गए। लेकिन अब क्या हुआ है कि न्यूज का फॉर्मेट जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जो आज एडवाइजरी जारी हुई है उसमें कुछ डिबेट्स का उल्लेख जैसे हुआ है, जिसमें खबर नहीं होती है, और उसके कारण जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनके बोलने पर ना चैनल का कंट्रोल है, ना वो एंकर एक मर्यादा के आगे उसमें ये कर सकता है। और उसमें फिर जो बोलता है, ऐसे दो आमने सामने डिबेट के फॉर्म में आ गए तो फिर टीआरपी बढ़ेगा। एक दूसरे के बीच में विवाद होगा तो टीआरपी बढ़ेगा, अपशब्दों का प्रयोग होगा तो टीआरपी बढ़ेगा। अब इसमें किसकी भावनाएं हाथ हो रही है, किसके कारण हो रही है, इसका समाज पर क्या असर हो रहा है, समाज की सोच पर क्या असर हो रहा है, इसके बारे में सोचने का तो ये रीजनेबल क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी क्या। तो मैं मानता हूं कि ये रीजनेबल जैसे स्टेट की तरफ से, राज्य व्यवस्था की तरफ से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है,
वैसे ही मैं मानता हूं कि पत्रकारिता के नाते, मीडिया के नाते हमको वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रीजनिंग के साथ भी उपयोग में लाने की आवश्यकता है। अपना विवेक होता है। जैसे हम प्रिंट मीडिया में आग्रह पूर्वक पहले ये प्रयास होता था कि किसी भी तरह का सांप्रदायिक कोई तनाव होता है तो हम किसी भी तरह के संप्रदायों का उल्लेख ना करें, या उल्लेख करते हैं तो किसके साइड से कितने लोगों को हानि पहुंची है उसके बारे में एक्सप्लिसिटली ना बोले जी, ताकि फिर वो उसका अब क्या हुआ है कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और इस तरह का प्रभाव, जैसे एक उदाहरण जो आज की एडवाइजरी में दिया गया है वो खास करके यूक्रेन के संबंध में है। उसमें तो कोई टीवी देखता हो प्राइवेट चैनल पर तो ऐसे लगेगा कि यूक्रेन का वॉर टीवी के स्टूडियो में आ गया है और वो टीवी के स्टूडियो से कभी भी अपने घर में आ सकता है। इतना वॉर जोन बना दिया है। थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है और परमाणु युद्ध अभी भी कभी भी छिड़ने वाला है पूरे विश्व में। इस तरह की एक फियर मॉन्गरिंग खड़ी करना, ये कौन सी पत्रकारिता है? ये बिल्कुल ये कौन सी पत्रकारिता, ये सवाल खड़ा होता है डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, क्योंकि इस एडवाइजरी में एक एग्जांपल भी दिया गया कि जैसे दिल्ली का जो मसला था उसमें एजेंसीज अपना काम कर रही थी और उसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई कुछ चैनल्स के माध्यम से। आपको लगता है कि ऐसे तो एजेंसीज काम करने से भी कतराएंगी, क्योंकि फिर तो गवर्नेंस का भी मसला आ जाएगा? ये बहुत बिगड़ गया है परिस्थिति मेरे ख्याल में, एंड ये तो नियंत्रण में हम लाना ही है, देश के हित में मैं कह रहा हूं। लेकिन हम हर समय ये कहते हैं कि सरकार जो है वो रेगुलेट नहीं करना चाहिए मीडिया को, लेकिन मीडिया खुद अपना रेगुलेशन को ठीक करना चाहिए। ये ऐसे नहीं चलेगा, ये देश, ये हम सब बर्बाद हो जाएंगे ऐसे चले तो। दूसरी बात कि हर रोज क्या हो रहा है जी, दो हिंदू को बिठाओ, दो मुसलमान को बिठाओ और एक एंकर और थोड़ा भड़काओ और आधा पौने घंटे चलेगा, इनका टीआरपी मिलेगा। ये क्या है? ये तो बंद करना चाहिए। कौन इसको रोकेगा? मेरे ख्याल में मीडिया का मालिक जो है ना, सब आज सोचना चाहिए ये किस रास्ते पे मीडिया अब जा रहा है। अब कुछ समय से हम कह रहे थे सोशल मीडिया हैज बिकम टोटली इररेस्पॉन्सिबल। ये ट्विटर वगैरह वगैरह एब्सोल्युटली वल्गर, इररेस्पॉन्सिबल, फेसबुक, ट्विटर एंड सो ऑन। अब हम सोच रहे थे ये टीवी माध्यम जो है बाय एंड लार्ज इट इज ऑल राइट, बट लास्ट 2-3 वीक्स टेल अस दैट इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, completely out of control. And I am saying this, in a democracy we don't want government to regulate. Government regulate नहीं करना चाहिए मीडिया को जी, तो गवर्नमेंट एडवाइजरी दिया है, तो मीडिया मालिक जो है सब मालिक मिलके ये ठीक करने का है, ऐसे नहीं चलेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है, ये आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। प्रफुल्ल जी, आपको लगता है कि सरकार एडवाइजरी ही जारी करती है और उसके आगे अगर बढ़ती हुई बात कभी नजर आती है तो फिर बात आती साहब, सरकार देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर किस प्रकार से हम पे बंदिश लगाने की कोशिश कर रही है, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाने लगते हैं और कई प्रकार के बातें कहने लगते हैं। आपको लगता है कि इस सब चीजों से भी खुद पहले ही उन तमाम लोगों को सोचने की जरूरत है जो एक गलत दिशा में पूरी इंडस्ट्री को ले जाते दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल अरिंद, मैं मानता हूं कि भारत में जब भी हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ स्पीच बरकरार रहना चाहिए, हर बार ये बात आती है कि राज्य व्यवस्था को हस्तक्षेप, सरकार को हस्तक्षेप ना करते हुए ये सेल्फ रेगुलेशन, जैसे अभी सूर्य प्रकाश जी ने कहा, लेकिन ये सेल्फ रेगुलेशन के भी, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्फ रेगुलेशन के नॉर्म्स भी तो मीडिया ने मिलकर बनाए हैं। प्रेस काउंसिल को मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा प्रोएक्टिवली भूमिका निभानी पड़ेगी और उसके साथ साथ मुझे लगता है समाज का भी जागरण, और मैं मानता हूं कि दूरदर्शन जैसे माध्यमों का, खास करके डीडी न्यूज का, इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आप लोग ही हो जैसे इस एडवाइजरी पर आप चर्चा करवा रहे हो। मैं मानता हूं कि ये जन जागरण का भी एक जरिया होना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे कार्यक्रमों को, लोग उसको बहुत बार बहुत सीरियसली नहीं लेते, एंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं या अपने, जिसको हम कहते हैं कि ओपिनियन को एक तरह से जस्टिफाई करने के लिए, उसका समर्थन प्राप्त करने के लिए वो देखते हैं। लेकिन बार बार इसी तरीके की चर्चा है, बार बार इसी तरीके का डिबेट
देखने से एक समाज मन पर, लार्जर साइकोलॉजी पर एक परसेप्शन बनता है। समाज भेदों में बट जाता है, एक बाइनरीज की भावना, वी वर्सेस दे, ये भावना बढ़ जाती है। और खास करके यूक्रेन वॉर के संबंध में हमने देखा कि भारत की एक विदेश नीति के तहत एक भूमिका है। बिल्कुल, भारत ने एक भूमिका ली है। अमेरिका जैसे देश में भी या बाकी लोकतंत्रों में भी यह होता है कि यदि एक सरकार ने या देश ने भूमिका ली तो उसके आधार पर उस भूमिका के तहत कुछ जो प्रसार माध्यम होते हैं वो भी अपना आचरण बदलते हैं। बिल्कुल, और उस आचरण के तहत उनको ये करना पड़ता है। हमारे संविधान ने भी इसके बारे में एक स्पष्टता से रखा हुआ है। मैं मानता हूं कि हमको ये कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू, प्रेस काउंसिल जैसे, और कुछ समाज जागरण के द्वारा, ये दोनों प्रयासों से मुझे लगता है ये मीडिया में थोड़ा सा हमको बदलाव लाने के लिए प्रयत्नपूर्वक प्रयास करने। बिल्कुल, प्रयत्नपूर्वक प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि अन्यथा स्थिति कहां जाएगी इसको लेकर सोचने से ही एक सरहन पैदा होती है कि स्थिति समाज को किस मुहाने पे लाके खड़ा कर दे। फिलहाल वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी आपका, प्रफुल्ल गेतकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अमित शाह ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जगदीशपुर में आयोजित बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव को संबोधित किया, तो वहीं जमुहार में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी वो शरीक हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कई मसलों पर बातचीत भी की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार के एक दिन के दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जगदीशपुर में आयोजित बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव को संबोधित किया। वो जमुहार में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शरीक हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने उनके योगदान को याद किया। अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए उनका योगदान देश कभी नहीं भूल सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के अवसर पर उनके परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य श्री ब्रह्मानंद जी को सम्मानित किया। 163 साल पहले 80 साल की उम्र के कुंवर सिंह जी ने इस क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद करने का काम किया। आज कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने लाखों लोग चिलचिलाती धूप में आए हैं। मैं फिर से एक बार आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। मोदी जी ने कल्पना करी 2047 में पूरी दुनिया के सभी देशों की स्पर्धा में हर एक क्षेत्र में भारत नंबर 1 होना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि वीर कुंवर सिंह जी को हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार स्वतंत्रता आंदोलन में भुला दिए गए वीर नायकों की शौर्य गाथा को जनमानस की स्मृति में पुनर्जीवित कर उन्हें इतिहास में उचित सम्मान देने हेतु निरंतर सेवारत है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75वें साल में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया और ये निर्णय के 3 पहलू थे। इसमें सबसे बड़ा पहलू था कि हमारी आजादी के लिए जिन्होंने सर्वस्व बलिदान किया है उनको युवा पीढ़ी की स्मृति में फिर से जीवन कर उनको श्रद्धांजलि देना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश के लिए मर मिटना हर किसी के भाग्य में नहीं होता, लेकिन देश की आजादी के अमृत महोत्सव में हमें आज ये प्रण लेना चाहिए कि हम देश में हर क्षेत्र में विकास के लिए कार्य करेंगे। मैं भी आजादी के बाद पैदा हूँ, आप भी आजादी के बाद पैदा हुए। आजादी के लिए मरना हमारे भाग्य में नहीं, देश के लिए मरना सबके भाग्य में नहीं होता है, परंतु देश के लिए जीना हमारे हाथ में होता है। हमारा जीवन अगर देश के लिए जीने का हम निश्चय करते हैं तो बहुत बड़ी ताकत देश को मिलती है।
इससे पहले पटना पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान गया में श्री विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बाद में गृह मंत्री ने कहा कि धर्मशिला के नाम से प्रसिद्ध विश्व में ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां भगवान विष्णु के चरणों के साक्षात दर्शन होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुवाहाटी में 1971 के युद्ध के दिग्गजों के सम्मान में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वालों और उनके परिवारजनों को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री ने 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले वीर सैनिकों के बारे में एक पुस्तक का विमोचन भी किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जहां उग्रवाद और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित हुई है, तो वहीं सीमाओं पर भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमने जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाके कार्रवाई की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। अटल टनल का नाम आपने सुना होगा, यानी लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर, 9,500 10,000 फीट की ऊंचाई पर। उसका हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। उस टनल का भी वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया है। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल, इस प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है और यह काम भी जल्दी पूरा होगा। और सेला टनल बन जाने से तवांग जाने का यह रास्ता पहले के कंपैरिजन में 1 घंटा कम समय लगेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों से पूर्वोत्तर राज्यों में अफस्पा को हटाने का काम छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना तो यही चाहती है कि जल्द ही जम्मू और कश्मीर में हालात पूरी तरीके से सामान्य हो और वहां से भी अफस्पा हट सके। कुछ लोगों का परसेप्शन बन गया था कि सेना चाहती है, आर्मी चाहती है कि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यह बिल्कुल इम्पोज्ड रहना चाहिए। लेकिन मैं साफ बतलाना चाहता हूं, हमारी आर्मी नहीं चाहती है कि अफस्पा लगे। इंटरनल सिक्योरिटी देखना यह आर्मी का काम नहीं है। सच्चाई यह है कि हमारी फोर्स, हमारी सर्विसेज तो यह चाहती हैं कि जल्द ये हमको इंटरनल सिक्योरिटी के मामले से जल्दी छुट्टी मिल जाए और देश की सीमाओं की रक्षा करने की जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। जम्मू कश्मीर की हमारी आर्मी, हमारे तीनों सर्विसेज के लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को समाप्त हो, ऐसे हालात पैदा हो। यदि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाना पड़ा है, लगा हुआ है, तो परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेदार हैं। सेना के लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है। यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। Fantastic. Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. ओए देख, पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन।
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans, intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है। यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। Fantastic. Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। देश में खेल जमीनी स्तर पर मजबूत हो और युवाओं की खेल से जुड़ी तमाम बारीकियों पर पकड़ बनी रहे, इसको लेकर शुरू हुए खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण रविवार से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुरू होगा। इस बार लगभग 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के करीब 4000 एथलीट 20 खेल प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए मंच सज चुका है और 24 अप्रैल को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ इन खेलों का आगाज हो जाएगा। KIUG 2021 के दूसरे सीजन में लगभग 200 विश्वविद्यालयों के करीब 4000 एथलीट 20 विषयों में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, फुटबॉल, कुश्ती और कराटे में कुल 257 स्वर्ण पदक प्राप्त होंगे। स्वदेशी खेल मलखंब और योगासन को इस वर्ष विशेष आकर्षण के रूप में जोड़ा गया है। KIUG 2021 बेंगलुरु में 5 स्थानों पर होगा, जिसमें जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस, जैन स्पोर्ट्स स्कूल, कांति रवा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, फील्ड मार्शल करियप्पा हॉकी स्टेडियम और भारतीय खेल प्राधिकरण शामिल है। कांति रवा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये बहुत ही सफल प्रयोग रहा है। चाहे वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, क्योंकि दुनिया भर के देशों में देखा गया यूनिवर्सिटीज के माध्यम से ओलंपिक मेडल तक जीतने का काम यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने किया है। हमारा भी प्रयास है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं जब कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो खेलों को छोड़े ना, उसको आगे बढ़ें और अपनी प्रतिभा को दिखाकर भारत के लिए भी मेडल जीतें। प्रसिद्ध भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज, स्प्रिंटर दूतीचंद, निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार KIUG 2021 में भाग लेने वाले प्रमुख एथलीटों में से एक होंगे। पिछली बार यूनिवर्सिटी का खिताब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिला था और इस बार उनकी टीम दोबारा इस खिताब पर कब्जा जमाने के लिए तैयार है। उनके कोच का मानना है कि मुश्किल कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, उनकी टीम ने पूरी रणनीति के साथ तैयारी कर रखी है। खेलो इंडिया जो है बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट हुई है। इसके थ्रू बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल नहीं खेल पाते हैं, लेकिन खेलो यूनिवर्सिटी की वजह से उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का। हमारी प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी है कि हम चैंपियन के दावेदार हैं और हमारी जो टीम है उसका भी हमने अच्छी तरह से प्लानिंग किया है कि हम सबको बीट करें। हमारे पूल में हिमाचल एंड MG केरला यूनिवर्सिटी है जो बहुत अच्छी टीम है। लास्ट टाइम भी हमारे साथ वो हुआ था मैच, बट हमने उनको बीट किया था और इस बार भी हम सोच रहे हैं कि हम डिफेंडिंग चैंपियन बने। शूटिंग इन खेलों में काफी लोकप्रिय रहा है। ऐसे में साई ने अपने केंद्र में शूटिंग रेंज तैयार करके यहां से नए शूटिंग स्टार देश को देने की तैयारी कर ली है। सभी खिलाड़ियों को जहां तक खेलो इंडिया की मुहिम थी वो पहुंचाइए, और जो हमारा सपना है प्रधानमंत्री जी का, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का और DG साई का, और उसी के तहत ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी हो रहा है जहां उन बच्चों को भी मौका मिल रहा है हमारे स्टार खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए जिन्होंने देश का नाम कई प्रतियोगिताओं में रोशन किया है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए। एक जो ओपन कैटेगरी रहता है उससे बहुत जल्दी इधर मौका मिलता है इंटरनेशनल्स के लिए।
इन खेलों को गो ग्रीन की तर्ज पर भी आयोजित किया जा रहा है, जहां पर नो वेस्टेज पर खासा ध्यान रखा जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि प्रदूषण कम से कम हो सके। गेम्स को लेकर मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है जो एथलीट के द्वारा यूज की जाएगी, जिनमें खेलों से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसका पहली बार इन खेलों में इस्तेमाल हो रहा है। वहीं नाडा ऐप के माध्यम से युवा एथलीट को डोप से जुड़ी तमाम जानकारियां देगा ताकि वो डोप के डंक से दूर रहें। इन खेलों को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स क्वालिफायर के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो कि 26 जून से चीन में खेले जाएंगे। दूरदर्शन नेटवर्क पर इन खेलों का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे, जिसके लिए 70 से ज्यादा कैमरे, एक रोप कैमरा और 6 रोबोटिक कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जो इन खेलों पर अपनी नजर रखेंगे और रोमांचक तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो हो जाइए तैयार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए। ये यूनिवर्सिटी गेम उन नए खिलाड़ियों के लिए नई सौगात लेकर के आएगा जो आने वाले समय में देश के लिए बड़ी प्रतियोगिताओं में शिरकत करके देश का न केवल नाम रोशन करेंगे बल्कि उनको बड़े पदक दिलाने में कामयाब होंगे। तो हो जाइए तैयार देखने के लिए 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और अगले 10 दिन के इस रोमांचक खेल के रोमांचक परिणाम पर होगी हमारी नजर। मेरे सहयोगी स्मृति रंजन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज बैंगलोर। और हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से मौजूद है, जहां पे कल से इन खेलों का आगाज होगा। मुकेश, कितना बड़ा मंच खिलाड़ियों और युवाओं के लिए, और क्या कुछ बड़ी तैयारी इस खेल महाकुंभ की अगर बात की जाए तो? बिल्कुल आरेंद्र, जिस तरह से पूरा मंच सज चुका है और कांतिवीरा स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी और वहां पर अनुराग ठाकुर जी पहुंचेंगे, देश के उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे, साथ ही साथ यहां के गवर्नर थावरचंद गहलोत पहुंचेंगे, चीफ मिनिस्टर पहुंचेंगे, यानी तमाम बड़ी हस्तियां होंगी और तमाम युवा जो स्पेक्टेटर्स होंगे वो होंगे, खिलाड़ी वहां अरेना में मौजूद होंगे। और मैं बता दूं जिस तरह से इसका कलरफुल एक्स्ट्रावेगेंजा कल शुरू होगा 4 बजे, जब रंगारंग सौगातों के साथ इसका शुभारंभ होगा, तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ा एक्साइटमेंट है। और कर्नाटका ने बताया कि वो न केवल इन खेलों की मेजबानी करें बल्कि वो दिखाना चाहते हैं देश में कि उनके राज्य में कितनी प्रतिभाएं हैं और दूसरे राज्यों से आने वाली प्रतिभाएं किस तरह से अपनी जीत का डंका बजाएंगी। तो यहां पर क्लेवर भी है, कल्चर भी है, साथ ही साथ लाइट कैमरा एक्शन भी है। बिल्कुल। और मुकेश, सबसे ज्यादा अगर लिहाज बात की जाए तो पंजाब पिछली बार चैंपियन बना था, उस पर सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी, लेकिन और कौन सी यूनिवर्सिटी इस बार ज्यादा कड़ा मुकाबला दिखाती नजर आएंगी? बिल्कुल आपने सही कहा, पंजाब पिछली बार गत विजेता रहा था, तो इस बार उसके ऊपर दावेदारी होगी कि अपने डिफेंडिंग चैंपियन के इस ताज को बचाने के साथ ही साथ महाराष्ट्र है, पुणे है जिसने लास्ट टाइम 2nd पोडियम हासिल किया था, दिल्ली की टीम भी कमोबेश किसी से कम नहीं है। तो इस बार भी कंपटीशन काफी हेल्दी होने वाला है और देखना होगा कि कौन सी दूसरी टीमें हैं जो पिछली बार बहुत ही लो मार्जिन से हार गई थी, तो वो क्या पोडियम पे क्लीन फिनिश कर पाती हैं। इंडिविजुअल खिलाड़ियों पर भी आरेंद्र सभी की निगाहें होंगी, शूटिंग्स पर सभी की निगाहें होंगी, साथ ही साथ बास्केटबॉल है और वॉलीबॉल है, यहाँ बॉक्सिंग है, तो तमाम एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नए 2 गेम है, मलखम है, योगासन है, इनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। जनता को यह बताने की कोशिश की गई है कि इन खेलों में भी आपका भविष्य करियर है। और जब आज इसकी प्रैक्टिस हो रही थी, रिहर्सल हो रही थी आरेंद्र, तो वाकई में ही आप जब देखेंगे तो आपकी आंखें कहीं न कहीं उस स्क्रीन पर रुक जाएंगी, जिस तरह से वो पूरा का पूरा डिस्प्ले करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से वो लोगों को दिखाते हैं। तो कल देश देखेगा कि किस तरह से भारत में जो ये यूथ गेम्स को लेकर के नए पोडियम्स की तैयारी चल रही है, खेलो इंडिया का 2nd एडिशन है, वो कितने नए सितारे लेकर के आए। बिल्कुल। और खेल प्रतिभाओं को खोजने के लिहाज से यूनिवर्सिटी गेम्स का एक तरीके से जो शुरुआत हुई, अपने आप में एक बड़ी पहल मोदी सरकार की दिखाई पड़ रही है। फिलहाल शुक्रिया मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके माध्यम से हम तमाम खबरें लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे इस पूरे इवेंट से जुड़ी हुई। फिलहाल इस खबर के साथ न्यूज नाइट के इस अंक में इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और LIC हर पल आपके साथ।